हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म कैलकुलस क्लासेज। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट के बारे में। चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन बिलियन क्लास 12th केमिस्ट्री। हमने जो लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, वो टॉपिक हमने पढ़ा था परासरण दाब। क्या पढ़ा था दोस्तों? हमने परासरण दाब पढ़ा था। अब आज जो मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, तो आज जो बात करने वाले हैं वो मोस्टली हम असामान्य अणुभार और हम वन हाफ गुणांक की बात करेंगे। और ये इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स है। असामान्य अणुभार, वन हाफ गुणांक है। फिर वन हाफ गुणांक काफी डिटेल में है और वो सभी बातें हम करेंगे। चलिए ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिए, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? लास्ट क्लास में हमने परासरण दाब पढ़ा था। परासरण दाब के बारे में हमने देखा था। अब उस परासरण दाब के बारे में थोड़ी सी बातें और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, वो थोड़ी बातें क्या है? एक तो बात है परासरण के आधार पर परासरण के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बातें हैं? परासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार की बात कर रहे हैं। परासरण के आधार पर विलयन प्रकार। ठीक है स्टूडेंट्स, सीखिए। परासरण के आधार पर तीन प्रकार के विलयन होते हैं। कितने प्रकार के? कौन कौन से होते हैं वो की बात करें? तो देखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन बातें हम। पहला होता है अल्प परासारी। कैसा होता है दोस्त? अल्प परासारी विलयन होता है। दूसरा होता है सम समपरासारी। कैसा होता है दोस्तों? समपरासारी। वो जो तीसरा सॉल्यूशन होता है आपका, तीसरा प्रकार, वो होता है आपका अति परासारी। कैसा होता है दोस्तों? अति परासारी। क्या दोस्तों? तीन प्रकार के विलयन हैं, अल्प परासारी, सम परासारी और अति परासारी। तीनों में समझिए। आपने ये एक विलयन बनाया, ने कहा कि ये एक पात्र आपने बनाया में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है दोस्तों? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या हो रहा है? ये जो आपका बीकर है, ये टू पार्ट में डिवाइड है। क्या कितने पार्ट में डिवाइड है? टू पार्ट में। तीनों में बना रहा हूं आपका बीकर। ठीक है। और ये तीनों में जो बीकर है, वो बीकर टू पार्ट्स में डिवाइड है। टू पार्ट्स कौन से स्टूडेंट्स? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से टू पार्ट में डिवाइड है। अब देख के ना, अल्प का मतलब यहाँ पे एक सॉल्यूशन ये फिल है, दूसरी तरफ ये वाला सॉल्यूशन फिल है। मैंने कहा
इसकी सांद्रता अल्प है। कैसा है दोस्तों? अल्प। अल्प का मीन्स निम्न। मैं लिख देता हूं निम्न सांद्रता। और इसकी सपोज उच्च सांद्रता है। देखिए, ऐसा विलयन की सांद्रता किसी अन्य विलयन की तुलना में कम होती। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता किसी अन्य विलयन की तुलना में कम होती है, अल्प परासारी विलयन कहलाता है। अल्प परासारी विलयन कहलाता है। इसमें जो परासरण की प्रक्रिया होगी वो कहां से कहां तक होगी दोस्तों? निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होगी। निम्न से उच्च सांद्रता की ओर। इसमें मैं बात करूं, इसमें भी वही बात है। इसमें दो सॉल्यूशन है, लेकिन सम का मतलब समान। सम का मतलब समान कि यहाँ पे जो सांद्रता है वो समान है। सांद्रता है वो क्या है? समान। दोनों विलयनों की सांद्रता समान है। जब सांद्रता समान होगी तो बताइए दोस्तों, क्या परासरण की प्रक्रिया होगी? क्या परासरण की प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि दोनों की सांद्रताएं समान है। अति परासरी, अति का मतलब होता है ज्यादा, अधिक। तो यहाँ पे एक विलयन की सांद्रता अधिक है और दूसरे विलयन की सांद्रता क्या है दोस्तों? कम है। तो मान लीजिए इसकी अधिक है, इसकी कम है। तो कम सांद्रता से किधर होगा? अधिक सांद्रता की ओर। तीन प्रकार के विलयन होंगे। अल्प परासरी, सांद्रता कम होती है। समपरासरी, जिन विलयनों की सांद्रता समान होती है। अति परासरी, दूसरे विलयन की तुलना में किसी विलयन की सांद्रता अधिक होती है, तो वो आपका अति परासरी विलयन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तीनों के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम आगे चलते हैं। आगे एक और टॉपिक है आपका। वो टॉपिक क्या है? वो एग्जाम के दृष्टि से, एग्जाम के दृष्टिकोण से वो इम्पोर्टेंट भी है। देखिए दोस्तों, क्या है? प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण का दूसरा नाम भी है दोस्तों व्युत्क्रम परासरण। व्युत्क्रम परासरण क्या है दोस्तों? व्युत्क्रम परासरण है। ठीक है, के बारे में बात करें। क्रम परासरण। देखिए दोस्तों, व्युत्क्रम परासरण की यदि मैं बात करूं, व्युत्क्रम परासरण क्या है, हम उसकी बात करें। देखिए, नाम, नाम से पता चल रहा है आपको, और नाम से क्या पता चल रहा है? प्रतिलोम मतलब अपोजिट। प्रतिलोम मतलब अपोजिट। ठीक है, प्रतिलोम मतलब क्या हो गया? अपोजिट हो गया। प्रतिलोम मतलब क्या हो गया? अपोजिट। अब समझना, इंग्लिश लिख देता हूं मैं। रिवर्स ओस्मोसिस। रिवर्स ओस्मोसिस। ये रिवर्स ओस्मोसिस क्या है दोस्तों? हम उसकी बात करें, ध्यान से देखना। वही बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं आपका। ये एक स्पीकर है, या मैं कहूँ कि एक इक्विपमेंट बना देता हूं मैं यहाँ। ठीक है, एक इक्विपमेंट बना देता हूं मैं। ठीक, ध्यान दीजिए। ये आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है दोस्तों,
ये आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। मैंने कहा कि यहाँ पर कोई सॉल्यूशन फिल है, ठीक है, यहाँ पर ये सॉल्यूशन फिल है, ये यहाँ पे हमने सॉल्यूशन फिल किया। क्या दोस्तों, ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक सॉल्यूशन फिल किया और यहाँ पे हमने से सॉल्यूशन की बात की। अब होने वाला क्या है दोस्तों, उस बात को समझिए कि यदि इसकी सांद्रता अधिक है और इसकी सांद्रता है निम्न, तो परासरण की प्रक्रिया क्या होगी, निम्न सांद्रता से किधर होगी, उच्च सांद्रता की ओर। निम्न सांद्रता से किधर होगी, उच्च सांद्रता की ओर होगी। लेकिन यदि मैं यहां पर लेकिन यदि मैं यहां पर दाब लगाता हूं, क्या लगाता हूं मैं, दाब, तो ये दाब मैं कितना लगा रहा हूं, इज ग्रेटर देन पाई। दाब का मतलब मैं परासरण दाब से ज्यादा लगा रहा हूं। अब क्यों, क्योंकि परासरण की प्रक्रिया को मैं किसके द्वारा रोक सकता हूं दोस्तों, तो परासरण दाब की परिभाषा क्या होती थी कि वह दाब जिसे लगाने पर परासरण की प्रक्रिया रुक जाए, वह दाब जिसे लगाने पर परासरण की प्रक्रिया रुक जाए, वो आपका परासरण दाब था। लेकिन यदि मैं दाब ज्यादा लगाऊंगा तो ये जो परासरण की प्रक्रिया निम्न से उच्च की ओर हो रही थी, ये क्या होगा, अब उच्च से किधर हो जाएगा दोस्तों, निम्न की ओर हो जाएगा। से क्या हो जाएगा दोस्तों, निम्न की ओर हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कहने का मतलब क्या है दोस्तों, बताइए। कहने का मतलब ये है, जब कि दाब का मान जब दाब का मान देता हूं इधर, जब दाब का मान परासरण दाब से अधिक हो जाता है, जब परासरण दाब का मान क्या हो जाए, जब दाब का मान परासरण दाब से अधिक हो जाता है, तो विलायक के कण विलायक के कण क्या होता है दोस्तों, विलायक के कण। अब देखिए, पहले निम्न से अधिक की ओर जा रहे थे, अब क्या होंगे, अधिक से किधर जाएंगे दोस्तों, निम्न की ओर। तो विलायक के कण अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या करने लगते हैं, गमन करने लगते हैं। गमन है दोस्तों। तो विलायक के कण क्या होते हैं, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करने लगते हैं। विलायक के कण अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करने लगते हैं दोस्तों, गमन करने लगते हैं। तो विलायक के कण क्या होंगे, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करने लगते हैं, गमन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं दोस्तों, गमन करने लगते हैं, गमन करने लगते हैं, ठीक है। इस ग, इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को
इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग व्युत्क्रम परासरण। क्या कहते हैं दोस्तों? व्युत्क्रम परासरण कहते हैं हम इस प्रक्रिया को। इस प्रक्रिया को व्युत्क्रम परासरण। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्युत्क्रम परासरण कहा जाता है। व्युत्क्रम परासरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं हम लोग? व्युत्क्रम परासरण। व्युत्क्रम परासरण कहा जाता है। तो बात समझ में आ गई होगी दोस्तों आपको कि व्युत्क्रम परासरण क्या है। व्युत्क्रम परासरण क्या है दोस्तों? कि जब विलायक के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करने लगते हैं। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करने लगते हैं दोस्तों? गमन करने लगते हैं। गमन करने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? व्युत्क्रम परासरण। अब इस व्युत्क्रम परासरण का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, व्युत्क्रम परासरण का जो उपयोग होता है वो आपके लवणीय जल को, जो साल्टेड वाटर होता है, उस साल्टेड वाटर को पीने योग्य जल में बनाने में किया जाता है। तो उपयोग उपयोग क्या है दोस्तों इसके? तो देखिए, मैं उपयोग की बात कर रहा हूं दोस्तों। उपयोग क्या है? लवणीय जल को लवणीय जल को तो दोस्तों, लवणीय जल को ध्यान दीजिए। लवणीय लवणीय जल को पीने योग्य लवणीय जल को पीने योग्य बनाने में लवणीय जल को पीने योग्य बनाने में का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो वो उपयोग किया जाता है आपका आरओ सिस्टम का। तो उपयोग किया जाता है दोस्तों, आरओ सिस्टम का किया जाता है। ठीक है, ये मैंने इसको नेक्स्ट पेज में लिख। चलिए, मैं नेक्स्ट पेज में इसकी बात कर लेता हूँ। इधर ध्यान दीजिए। उपयोग क्या है? उपयोग की बात कर रहा हूं मैं। उपयोग क्या है दोस्तों? तो उपयोग क्या है, उसकी भी बात कर लेता हूं। देखिए, उपयोग क्या है? लवणीय जल को दोस्तों, किसको? लवणीय जल को पीने योग्य बनाने में लवणीय जल को पीने योग्य बनाने में प्रतिलोम परासरण का उपयोग होता है। प्रतिलोम परासरण का उपयोग होता है। प्रतिलोम परासरण प्रतिलोम परासरण का उपयोग होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि लवणीय जल को पीने योग्य बनाने में प्रतिलोम परासरण किसका दोस्तों? प्रतिलोम परासरण का उपयोग होता है। इस बात को आप सभी ध्यान रखोगे। प्रतिलोम परासरण प्रतिलोम परासरण का उपयोग होता है।
ठीक है दोस्तों। अब लवणीय जल की बात करूं तो लवणीय जल का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो लवणीय जल का दूसरा नाम होता है आपका साल्टेड वाटर, या मैं कहूं समुद्री जल। लवणीय जल का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? वो नाम है समुद्री जल। ठीक है, तो समुद्री जल या लवणीय जल को पीने योग्य बनाने में आपके प्रतिलोम पराशर का उपयोग होता है। 1 नंबर का सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अब हम जो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो हम बात करें असामान्य अणुभार। इसकी बात करें दोस्तों असामान्य अणुभार की, तो बने रहिए आप वीडियो में। असामान्य अणुभार, असामान्य अणुभार की मैं बात कर रहा हूं, क्या ना दोस्तों? असामान्य अणुभार क्या होता है? तो देखिए असामान्य अणुभार क्या होता है, मैं उसकी बात करूं। असामान्य अणुभार, तो देखिए दोस्तों असामान्य अणुभार को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका क्या है दोस्तों? इसी से रिलेटेड आपका वान हाफ गुणांक है। ध्यान से देखना। असामान्य अणुभार, असामान्य अनुभार क्या है कि जैसे आपने किसी विलेय को किसी विलायक में डिजोल्व किया। अब जैसे ही आपने विलेय को विलायक में डिजोल्व किया तो यहाँ पे 2 कंडीशन यहाँ पे हो सकती, मोस्टली तो 3 कंडीशन होंगी वैसे तो। पहली कंडीशन, मैं तीनों कंडीशन बताता हूँ, कि उसका ना तो वो कनेक्टेड हुआ हो आपस में, कहने का मतलब ना तो उसका संगुणन हुआ हो, ना उसका डिसोसिएशन हुआ हो, ना एडिशन ना डिसोसिएशन, चीजें। पहली बात सुनना, फर्स्ट ऑफ कंडीशन क्या है आपकी, मैं उसकी बात करूं। फर्स्ट कंडीशन है कि उसका वियोजन हो। क्या हो दोस्तों? वियोजन। दूसरी कंडीशन का क्या हो? संगुणन। तीसरी कंडीशन दोस्तों, ना वियोजन ना संगुणन। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि असामान्य अनुभाग कब होता है कि आपने किसी विलेय को डिजोल्व किया और यदि वो वियोजित हो जाए, वो आयनों में वियोजित हो जाए, या उसके जो 2 डिफरेंट मोलिक्यूल्स हैं, दो जो मोलिक्यूल्स हैं वो एक साथ एडिशन हो जाए, उनका एडिशन हो जाए, तो वो संगुणित हो जाएंगे। और यदि वो डिसोसिएट हो गए तो मतलब वो वियोजित हो गए। अब जैसे ही वो संगुणित होंगी या वियोजित होंगी तो जो वास्तविक अणुभार है वो डिफरेंट हो जाएगा, कि जो अणुभार जो आएगा वो वास्तविक अणुभार से अलग हो जाएगा। इससे ही हम क्या कह रहे हैं? असामान्य अणुभार। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? असामान्य अणुभार। समझना, असामान्य अणुभार क्या है, हम उसकी बात करें। असामान्य अणुभार क्या है? जब 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 किसी विलेय को जब किसी विलेय को जब किसी विलेय को जब किसी दोस्त को जब किसी विलेय को विलायक में घोला जाता है, विलायक में घोला जाता है, तो विलेय के अणु विलेय के अणु संगुणित या वियोजित
हो जाते हैं। मैंने क्या कहा दोस्तों, जब किसी विलेय को विलायक में घोला जाता है तो विलेय के अणु संगुणित या वियोजित हो जाते हैं, जिससे अणुभार से क्या दोस्तों, अणुभार वास्तविक अणुभार का, जिससे अणुभार वास्तविक अणुभार का वास्तविक अणुभार का वास्तविक अणुभार से वास्तविक अणुभार से कम या अधिक कम या अधिक हो जाता है। ये अणुभार वास्तविक अणुभार से अधिक या कम हो जाता है। अधिक या क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। अधिक या क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात समझ में आई होगी दोस्तों आपको। तो अणुभार वास्तविक अणुभार से कम या अधिक हो जाता है, इसे ही असामान्य अणुभार कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, असामान्य अणुभार कहा जाता है। अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है, इसे ही असामान्य अणुभार कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, असामान्य अणुभार कहा जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, असामान्य अणुभार कहा जाता है। असामान्य अणुभार कहा जाता है। क्या दोस्तों, हम इसकी बात कर रहे हैं। असामान्य अणुभार क्या है आपका, असामान्य अणुभार है कि जब आप किसी विलेय को विलायक में घोलोगे तो का जो अणुभार है वो वास्तविक अणुभार से कम या अधिक हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि विलेय का या तो संगुणन होगा या वियोजन होगा। तो हम इसे क्या बोलते हैं, असामान्य अणुभार। अब कैसे समझना, अपनी NaCl है, क्या है दोस्तों, NaCl। NaCl को जब आप वाटर में डिजोल्व कर रहे हो तो ये Na प्लस में प्लस किस में वियोजित हो जाता है, Cl माइनस में। Na प्लस को जब आप NaCl को जब आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो Na प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। इसकी बात करें हम AlCl3, इसको जब आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये Al प्लस 3Cl माइनस में क्या हो जाता है, ये 3Cl माइनस में क्या हो जाता है दोस्तों, तो ये 3Cl माइनस में 3Cl माइनस में क्या हो जाता है दोस्तों, ये 3Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाता है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए एक बात, जैसे हम MgCl2 की बात करें दोस्तों, इसकी बात करूं दोस्तों, मैं MgCl2 की बात करूं तो ये क्या होगा, Mg प्लस 2Cl माइनस में क्या हो जाएगा ये दोस्तों, डिसोसिएट हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। तो अब हो क्या रहा है दोस्तों, हम उसकी बात कर रहे हैं कि या तो इसका संगुणन हो रहा है या इसका वियोजन हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखो, इन तीनों कंडीशन में क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। तीनों कंडीशन में क्या हो रहा है, वियोजन। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं, मैं आपको बताता हूं कि जब मैं अब लैंग्वेज टाइप में लिख रहा हूं आपको, जब NaCl MgCl2 व AlCl3 को जल में घोला जाता है। क्या दोस्तों, जब NaCl MgCl2 व AlCl3 को जल में घोला जाता है तो ये क्रम से 2 3 4 2 3 4
आयनों में विभाजित या वियोजित हो जाते हैं। वियोजित हो जाते हैं, इससे अणुभार वास्तविक अणुभार का 1/2, 1/3, 1/4 हो जाता है। 1/4 हो जाता है। अब देखिए दोस्तों क्या बातें हैं। जब आपने यहाँ पे एक अणुभार है, ये दो में डिसोसिएट हो रहा है, मतलब 1/2 हो गया। ईच का, प्रत्येक का 1/2 हो गया। यहाँ पे 1 और 3 4, AlCl3 के लिए टोटल 4 आयनों का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये 1/4 में हो जाएगा। यहाँ पे 3 आयन हो गए, 2Cl हो गया, 1 Mg हो गया, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार देखिए, ठीक इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार जब एथेनोइक अम्ल जब एथेनोइक अम्ल को बेंजीन में घोला जाता है, बेंजीन में घोला जाता है, तो इसके दो अणु संगुणित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? दो अणु संगुणित हो जाते हैं। दो डिफरेंट अणु थे, वो संगुणित हो जाते हैं, से अणुभार वास्तविक अणुभार का दो गुणा हो जाता है। क्या दोस्तों? अब ये कैसे होता है तो सुनिए ध्यान से। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं। हमने कहा कि जब एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम दोस्तों एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को जब आप बेंजीन में डिजोल्व कर रहे हो, बेंजीन में घोलते हो, तो उसके दो अणु क्या हो जाते हैं? संगुणित हो जाते हैं। अब ये दो अणु संगुणित क्यों हुए हैं तो समझना कि जो अणु संगुणित हुए हैं, क्या हुए हैं? अणु संगुणित। अणु संगुणित होने का रीजन क्या है? अणु संगुणित होने का रीजन क्या है दोस्तों? तो अणु संगुणित होने का रीजन है एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दोनों मॉलिक्यूल एक हो जाते हैं और डाइमर फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डाइमर, द्वितीयाणु। ध्यान सुनना, एथेनोइक अम्ल के द्वितीयाणु की संरचना क्या पढ़ रहे हैं अब दोस्तों हम? एथेनोइक अम्ल के द्वितीयाणु डाइमर की संरचना। कि जब ये एथेनोइक अम्ल को जब आप बेंजीन में डिजोल्व कर रहे हो तो होता क्या है? देखिए, एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला CH डबल बॉन्ड OH। इसके दो मॉलिक्यूल जब आप बेंजीन में डिजोल्व करते हो दोस्तों होता क्या है? CH3 डबल बॉन्ड OH। ये एक मॉलिक्यूल हो गया। दूसरी बात, CH3 डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल यहाँ फॉर्मेशन किया मैंने। दोनों मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करने के बाद मैं दोनों को अलग कलर से डिनोट कर देता हूँ, से आपको
समझने में आसानी हो। क्या दोस्तों, अब देखिए, अब जब आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कि जब हाइड्रोजन बिटवीन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होता, तो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच उपस्थित होता है, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, क्या लगता है दोस्तों? अट्रैक्शन फोर्स। उस अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये दोनों अटैच हो जाते हैं, दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, और कनेक्ट होने के बाद में ये दो अणु, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, एसिटिक अम्ल के द्वितीय अणु की संरचना बनाइए। ये क्या है? यह है एसिटिक अम्ल का या एथेनोइक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का द्वितीय अणु। अब ध्यान से सुनना, यहां से एक क्वेश्चन जो बनने के चांस है वो क्या है? वो बनने के चांस क्या है दोस्तों? तो ध्यान से देखिए, एक CH3COH का जो अणुभार होता है, मोलिकुलर मास होता है, वो कितना होता है? एक का। देखिए, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 3 है तो 3, कार्बन 12, ऑक्सीजन 1 और 1 2 है, 32 प्लस हाइड्रोजन का 1, ऐड करो कितने? 12 3 15, 15 12 27, 28 और 32, 60। एक का 60 है, एक का 60 है, यहाँ पे दोनों अटैच हो गए, तो एसिटिक अम्ल के द्वितीय अणु का अणुभार इंपोर्टेंट 120। कितना दोस्तों? 120। याद रखना, बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपोर्टेंट चीजें। एसिटिक अम्ल के द्वितीय अणु का अणुभार, द्वितीय अणु का अणुभार 120 होता है। 420 याद नहीं रखना, 120। ठीक है, ये बात हो गई हमारे असामान्य अणुभार की। संगुणन भी हो सकता है, वियोजन भी हो सकता है। क्या दोस्तों? संगुणन भी हो सकता है, वियोजन भी हो सकता है। संगुणन के लिए ये एग्जांपल याद रखिए, एथेनोइक अम्ल का बेंजीन में डाइमर फॉर्मेशन, द्वितीय अणु का निर्माण बेंजीन में। क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है, क्या होता है जब एथेनोइक अम्ल को बेंजीन में घोला जाता है? होने वाला क्या है? यही होगा, ये होगा, द्वितीय अणु बना लेगा, अणुभार 120 हो जाएगा। तो ये कौन सा अणुभार है? ये असामान्य अणुभार है, असामान्य अणुभार। क्या दोस्तों, इतनी बातें समझ में आई? चलिए, अब हम आगे चले। अब आगे चलना क्या है दोस्तों? आगे हम चलते हैं, ये वांट हाफ गुणांक, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्टली पूछने के चांस होते हैं। चले, चलिए ले चलता हूं आपको मैं असामान्य अणुभार से अगला टॉपिक, और टॉपिक का नाम वांट हाफ गुणांक। क्या दोस्तों? वांट हाफ, यार गलत ही गलत होता है रे। अबे हाफू कहां से आ गया है यार? ओ दोस्तों, ये हाफू कहां से आ गया? चलो मैं नॉर्मली लिख देता हूँ, नो प्रॉब्लम, फिर मैं चेंज कर दूंगा। क्या है? वांट हाफ गुणांक। क्या है दोस्तों? वांट हाफ गुणांक। वांट हाफ गुणांक को क्या हो रहा, क्या हो रहा है ये क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, कोई हटा देता हूँ, हट रहा है। चलो, वांट हाफ गुणांक, ठीक है। क्या आ गया देखो, हाँ कहाँ से आ गया? ये वो बहुत थोड़ा सा चेंज, चेंज में कर। तो भैया आपका काम इधर है। वन था पुनः, वन था एक साइंटिस्ट था। कौन था साइंटिस्ट? सुनो इसकी जुबानी क्या कहा इसने, बड़ी अच्छी थी इसकी कहानी, सुनोगे मेरी जुबानी। वन टाप ये कहता था, यार आपने जो अणुसंख्य गुणधर्म पढ़े, आपने क्या पढ़े दोस्तों? अणुसंख्य। अणुसंख्य गुणधर्म अणुओं की संख्या पे निर्भर कर रहे थे, बिल्कुल अणुओं की संख्या पे निर्भर कर रहे थे, पढ़ा था हमने।
आप क्या कहना चाहते हो? वांट आपने कहा शब्द करो। आपने अणुसंख्य गुणधर्म पढ़े? अणुसंख्य गुणधर्म में आपने पढ़ा कि विलयन के वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करे। यस, हमने पढ़ा, हमने यही पढ़ा। लेकिन आपने अभी असामान्य अणुभार भी पढ़ा, और असामान्य अणुभार ये कह रहा है यार कुछ विलयन ऐसे हैं जिसमें जैसे ही आप विलय को डिसोल्व करोगे तो या तो वो डिसोसिएट होगा या वो संगुणित होगा, एडिशन होगा उसका। क्या चक्कर, क्या है, क्या समस्या? समस्या ये है कि अणुओं की संख्या ही चेंज हो रही है यार। एक से दो बन रहा है, कभी एक से तीन बन रहा है, एक से चार बन रहा है, कभी तो दो एक बना देते, कभी तो दो एक बना रहे हैं। मतलब अणुओं की संख्या चेंज हो रही है। क्या हो रही है? अणुओं की संख्या चेंज हो रही है। तो भाई पागलो, दिमाग लगाओ आप। अणुओं की संख्या यदि चेंज हो रही है तो अणु संख्य गुणधर्म भी चेंज होंगे या नहीं होंगे? अरे यार ये तो सही नहीं था। अरे वही तो सोचना है। वांट आपने सोचा, हमने नहीं सोचा। अदरवाइज यहां पे नाम होता सुनील सैनी गुणांक। मैं सोचता ना, नाम होता सुनील सैनी गुणांक, वांट का नाम थोड़ी है। अरे न्यूटन के ऊपर सेव किया, न्यूटन ने सोचा, इसलिए न्यूटन के गति के समीकरण। ऐसा नहीं है किसी दूसरे के न्यूटन के, मतलब किसी दूसरे के गति के समीकरण। गैलीलियो ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, नाम तो आ गया। दिमाग लगाओ भैया, दिमाग लगाओगे तो नाम आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं। तो समझिए पॉइंट आपने क्या कहा कि जब, देखिए क्या कहा वांट आपने, वांट आपने कहा जब कि विलेय का, जब किसी विलेय का विलायक में वियोजन अथवा संगुणन होता है, जब किसी विलेय का विलायक में वियोजन अथवा संगुणन होता है तो अणुओं की संख्या वास्तविक संख्या से, वास्तविक संख्या से परिवर्तित हो जाती है। अतः अणु संख्य गुणधर्म में भी क्या हो जाते हैं दोस्तों? परिवर्तित हो जाते हैं। अणु संख्य गुणधर्म में भी परिवर्तित हो जाते हैं। ये समझाने के लिए वांट हाफ द्वारा एक गुणांक दिया गया। क्या दिया गया दोस्तों? एक गुणांक दिया गया जिसे वांट हाफ गुणांक कहा जाता है। अब ये वांट हाफ ने क्या गुणांक दिया? वांट हाफ गुणांक को क्या है? देखो 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 दोस्तों, देखो देखो रे दोस्तों, देखो ये वांट हाफ गुणांक क्या है? वांट हाफ गुणांक है विलेय विलेय के संगुणन या वियोजन के पश्चात मोल या अणु या आयन, संगुणन या वियोजन के पश्चात की बात हो रही है, डिवाइडेड बाई संगुणन
या वियोजन से पूर्व मोल अणु या आयन। बात समझ में आई? विलेय के संगुणन या वियोजन के पश्चात डिवाइडेड बाई विलेय के संगुणन या वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या। ये किसके इक्वल है? वन हाफ गुणांक। और वन हाफ गुणांक को हम किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं दोस्तों, आई। कौन सी आई? आई 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 कौन सी आई? इंग्लिश वाली आई, है ना? समझना। अब ये बात हो गई। अब इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं? ध्यान से सुनिए। आई इक्वल, अगला फॉर्मूले की बात करें हम, आई इक्वल, तो देखिए संगुणन या वियोजन के पश्चात सामान्य कंडीशन या असामान्य कंडीशन। अब कहोगे यार सामान्य कंडीशन तो पहले थी, अब तो दिमाग का दही हो गया, बाद में न जाने क्या क्या हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? असामान्य, असामान्य अणुओं की संख्या, असामान्य अणुओं की संख्या डिवाइडेड बाई सामान्य अणुओं की संख्या। ठीक है, अब करना क्या है दोस्तों? असामान्य अणुओं की संख्या, असामान्य प्रैक्टिकल के बाद ऑब्जर्व हुआ या पहले हुआ? अब कहोगे यार पहले तो एक लिया था, जैसे पानी में डाला प्रैक्टिकल हो गया, दो बन गए। अच्छा तो क्या हुआ फिर? हुआ क्या? प्रेक्षित अणु, प्रेक्षित का मतलब प्रैक्टिकली, डिवाइडेड बाई सैद्धांतिक अणु। सैद्धांतिक अणु का मतलब थ्योरेटिकल, क्या दोस्तों? थ्योरेटिकल। सैद्धांतिक का मीन्स क्या हो गया दोस्तों? थ्योरेटिकल हो गया। ठीक है, तो अपन इसकी बात कर रहे हैं। सैद्धांतिक का मीन्स क्या हो गया? थ्योरेटिकल। तो देखिए आई इक्वल असामान्य अणुओं, असामान्य अणुओं की संख्या अपॉन सामान्य अणुओं की संख्या इक्वल प्रेक्षित अणु अपॉन सैद्धांतिक अणु। अब यहां से मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, उस फॉर्मूले को समझना है आपको। तो देखिए आई इक्वल, दिमाग का दही हो जाएगा, सामान्य अणुभार डिवाइडेड बाई असामान्य अणुभार। अरे 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 अरे, क्या लफड़ा हो गया? ये क्या लफड़ा हो गया? पर आप असामान्य लिख रहे हो या आप सामान्य लिख रहे हो? पगला गए हो क्या? अरे पगला गए हो क्या? गुरु जी पगला गए हैं अभी? अरे नहीं दोस्तों, पगलाए नहीं हम पगलाए नहीं है। आपको रीजन पता नहीं है, बस बात ये है। रीजन क्या है देखिए, आपने अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ा सभी, बताइए किसकी बात लेके चलोगे? लो सीधा सा मैं लेके चलता हूं डेल्टा टीबी की बात। क्या फॉर्मूला था? केबी इंटू स्मॉल एम। और डेल्टा टीबी इक्वल, केबी की जगह देखो, केबी की जगह केबी, एम की जगह डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी। अरे देखो देखो देखो, एम ए के एम ए एम ए एम ए, डेल्टा टीबी ऊपर, अणुसंख्य गुणधर्म ऊपर, अणुभार नीचे। क्या हुआ? अणुसंख्य गुणधर्म ऊपर, अणुभार नीचे, एक दूसरे के कैसे? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो भैया खेला तो यही हो गया कि ये भी इनवर्सली होंगे, अणुभार के वन हाफ के अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपोजिट। चलिए इसको भी अभी रुकिए रुकिए, मैं एक एग्जाम, एक आपको एक और लिख देता हूं, फिर आपको पता चल जाएगा। आजा नीचे आजा, अभी मत देखो इसको, यही नहीं देखो ही मत, सुनिए। आई इक्वल असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म
अपॉन अपॉन क्या, सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म। अब आया कुछ, पड़ा पल्ले, पड़ा क्या पल्ले, बैठी क्या खोपड़िया में, तो खोपड़िया में इस बैठेगी देखो, अणुसंख्य गुणधर्म ये है, ये सामान्य है मान लीजिए, ये भी सामान्य, सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म ये है, सामान्य अणुभार के तो सामान्य के व्युत्क्रमानुपाती है, तो सामान्य का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो गया, सामान्य का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो गया, असामान्य, और असामान्य का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो गया, सामान्य। तो बताइए दोस्तों, बातें समझ में आई आपको, ये वाली बात समझ में आई या नहीं। आप जरूरी नहीं है डेल्टा टी भी के साथ ही चलो, आप डेल्टा टी एफ के साथ भी चलिए, आप पाई के साथ भी चलिए, आप डेल्टा पी के साथ भी चलिए, सभी के साथ यही खेला होने वाला है, खेला यही होगा आपको दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, हमने खेला किया, आगे चलिए हम, जैसे मैं कुछ बातें कर लेता हूं, ये तो हमने बातें की हम, अब सुनिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए AlCl3 क्या फॉर्मेशन हुआ, Al प्लस 3Cl माइनस, ये हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए बताइए बताइए, आई 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 बाद में कितनी आई, बाद में देखो एक और तीन, चार है यार बाद में, पश्चात चार है, पहले कितना, कितनी आई थी स्टार्टिंग में, कितनी आई, एक आई थी, तो आई इक्वल क्या हो गया, 4/1 इक्वल 4। ऐसे ये देखिए MgCl2, MgCl2 से Mg प्लस 2 प्लस का 2Cl माइनस, आई 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 कितनी आई, इधर 1 थी, इधर 1 और 2 3, तो 3/1 इक्वल क्या हो गया दोस्तों, 3। अगली बात, इधर दो थे, कितने थे, दो, इधर दोनों का एक, इधर दोनों का एक, बाद में कितना, एक, पहले कितना, दो, तो आई इक्वल बाद में कितना, एक, पहले कितना, दो, 1/2। तो खेला समझ में आ गया दोस्तों कि वन टॉप गुणांक क्या है, पता चला वन टॉप गुणांक क्या है, चला होगा, थोड़ा बहुत चला होगा, खोपड़िया में बैठा होगा, और खोपड़िया में और भी ज्यादा बैठेगा, दिमाग लगा के पढ़ो, साथ में लिखते हुए चलो, रफ कॉपी में लिखते हुए चलो, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों, बोर्ड एग्जाम सिर पे बैठी, नोट्स बनाने लगे और ज्यादा प्रेशर लगेगा, और नीचे बैठ जाओ, तो रफ में लिखते चलो, नोट्स मत बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखिए, ये बातें हुई, बातें हो गई है, अब क्या करें, अब देखना वन टॉप गुणांक तथा अणुसंख्य गुणधर्म में संबंध, पहले तो वन टॉप गुणांक को रहने दीजिए, अणुसंख्य गुणधर्म के फॉर्मूले लिखिए। पहला, वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन का क्या फॉर्मूला था, डेल्टा पी इक्वल TB0XC, काफी फॉर्मूले थे, मैं तो एक फॉर्मूला लेके बात कर रहा हूं। दूसरा, क्वथनांक उन्नयन, डेल्टा TB इक्वल KB गुणा स्मॉल m। थर्ड, क्वथनांक अवनमन, डेल्टा TF इक्वल AF इंटू स्मॉल m। और चौथा क्या था आपका दोस्तों,
परासरण दाब पाई इक्वल एन अपॉन वी आर टी। अब समझना दोस्तों, जैसे ही वन टॉप गुणांक की बात आई संगुणन वियोजन का, तो वन टॉप ने कहा मेरी आई आएगी, मेरी आई आएगी सबसे आगे आएगी, मेरी आई आएगी सबसे आगे आएगी। तो देखिए इसने आई को आगे आती गई, ये आई है, ये आगे आती गई, बस करना कुछ नहीं है। फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा पी इक्वल आई पी बी जीरो एक्स ए, डेल्टा टी बी इक्वल आई के बी एम, डेल्टा टी एफ आई के एफ एम, पाई इक्वल आई एन अपॉन वी आर टी। बस इतना सा खेला है और कुछ खेला नहीं है। तो वन टॉप गुणांक और अणुसंघ के गुणधर्म में बातें समझ में आ गई होंगी। अब चले आगे, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट ताकि हम आगे चले। चलो इस पे चले। अब एक लास्ट एंड फाइनल पॉइंट बच रहा है हमारा, वन टॉप गुणांक और संगुणन और वियोजन की मात्राओं में संबंध। बस वो पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे केवल। देखिए वन टॉप गुणांक व वियोजन की मात्रा में संबंध। दोस्तों वियोजन की मात्रा को हम लिखते हैं एल्फा से। इससे लिखते हैं दोस्तों एल्फा से। ध्यान दीजिए मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, कोई रिएक्शन है ए, स्टार्टिंग में t इक्वल 0 पर मैंने इसका कितना मॉलिक्यूल लिया, एक। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो पड़ेंगे t समय पर, t समय पर देखो वियोजन हो रहा है 1 से 2, 1 से 3, 1 से, मतलब यदि आप एक ले रहे हो तो उससे n मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो नहीं हो सकते, एक से n मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। अब इस एक में से एल्फा ने काम किया, सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, इस ये पूरा था एक, इसमें से ये जो कुछ मात्रा थी इस एल्फा का क्या हो गया वियोजन, और वियोजन होगा तो एल्फा से क्या बनेगा दोस्तों एल्फा। अच्छा रिमेनिंग कितना रहेगा, अरे एक में से एल्फा काम में आ गया तो क्या रहेगा 1 माइनस एल्फा, तो ये तो क्या रह गया बच गया, इधर ये तो बच गया 1 माइनस एल्फा, इधर कितना बन गया, इधर बन गया एन एल्फा, कितना बन गया दोस्तों एन एल्फा। बात समझ में आई थोड़ी बहुत। मैंने कहा क्या कहा मैंने कि यहां पर एन एल्फा बन गया। अच्छा टोटल कितना हो गया, अच्छा कुल मतलब मैं कहूं प्रेक्षित अणु, प्रैक्टिकल के बाद में ये तो हमें प्राप्त हो गए, हाँ अभी यहां से भी तो प्राप्त होगा ना, होगा ना, कितना हो गया 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। सैद्धांतिक कितना लिया था आपने स्टार्टिंग में, एक। आई इक्वल क्या होता था प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक, प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक होता था, क्या होता था प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक होता था। तो प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक की यदि मैं बात करूं तो प्रेक्षित क्या है 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, सैद्धांतिक कितना है 1, दोनों में दिख रहा है एक जैसा दिख रहा है, एल्फा एल्फा एक जैसा दिख रहा है, क्या ले लू कॉमन, आई इक्वल 1 माइनस एल्फा कॉमन लिया, एल्फा से एल्फा 1 टाइम, अब देखो माइनस प्लस माइनस और एल्फा से क्या बचेगा एन, तो क्या बचा 1 माइनस एल्फा 1 माइनस। अच्छा क्या करूं मैं इधर ले आओ, देखिए आई इक्वल, मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, ये जो माइनस वाला है इसको इधर लेके आ रहा हूं, प्लस कर रहा हूं, क्या हो जाएगा आई प्लस एल्फा
1 माइनस एन, देखिए ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, इक्वल में क्या है 1, इक्वल में क्या है 1, ये प्लस वाला है ना, इसको इधर लेके जा रहा हूं तो क्या होगा एल्फा 1 माइनस एन इक्वल 1 माइनस आई। एल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी तो एल्फा इक्वल 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस, ये फॉर्मूला आ गया। एल्फा इक्वल क्या आ गया 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एन। एल्फा और 1/2 गुणांक, एल्फा क्या है यहाँ पे वियोजन की मात्रा है, एल्फा क्या है दोस्तों वियोजन की मात्रा, तो ये वियोजन की मात्रा में संबंध हो गया। लास्ट एंड फाइनल संगुणन की मात्रा में संबंध, तो आइए 1/2 गुणांक व संगुणन की मात्रा में संबंध। तो देखिए दोस्तों रिएक्शन वही ली मैंने ए से टी इक्वल 0 पर, मैंने इसका 1 लिया, क्या कितना लिया बनेगा 0, भाई जब अभी क्रिया स्टार्ट नहीं होगी तो 0 बनेगा। अब मैंने कहा या कुछ समय बाद में क्या हुआ, इसके जो एल्फा, मैं कह रहा हूं कि ये जो 1 था इसमें से एल्फा का संगुणन हो गया, एल्फा का संगुणन हो, मतलब संगुणन होगा तो 2 से 1, 4 से भी 1, 5 से भी 1, डिवाइड किससे हो रहा है, जैसे 5 से 1 बन रहा है, क्या ये 5 किससे डिवाइड हुआ 5 से, 4 से 1 बन रहा है, 4 किससे डिवाइड हुआ 4 से। ऐसे ही मान लीजिए 4 से 2 बने, 4 से 2 बने, 4 से कितने बने 2, तो डिवाइड कितने से हो रहा है 2 से, मतलब एक डिजिट से डिवाइड हो रहा है। अब मैंने क्या किया उस डिजिट को मैंने एन मान लिया, डिजिट को मैंने क्या मान लिया दोस्तों, तो देखिए संगुणन होगा तो एल्फा अपॉन एन, मान लीजिए 5 है, ये 5 है, मान लीजिए सपोज 5 है, किसी भी आपने डिजिट से डिवाइड किया तो उसका संगुणन होता है, मतलब वैल्यू कम हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही, कम हो रही है, वैल्यू क्या हो रही है कम, देखिए कम वैल्यू होगी, इसके एल्फा का संगुणन होगा तो एल्फा अपॉन क्या होगा दोस्तों एन। अच्छा यहाँ पे कितना बचेगा, तो 1 माइनस एल्फा ही तो बचेगा ना, कि एल्फा का तो संगुणन हो गया, अब एक में से एल्फा का संगुणन हो गया तो 1 माइनस एल्फा ही बचा। अच्छा कुल टोटल कितने हो गए, ये प्रेक्षित है, ये बाद में होंगे, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन। अच्छा सैद्धांतिक कितना था 1, आई इक्वल क्या था प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक, प्रेक्षित क्या 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन और डिवाइडेड बाई 1, अब 1 तो 1 ही है भैया, तो आई इक्वल 1 माइनस, अब देखो यहां से भी अल्फा कॉमन आ सकता है ना दोस्तों, दोनों में अल्फा दिख गया हमें, अल्फा दिखा, अल्फा लिया कॉमन, 1 माइनस 1 अपॉन क्या आएगा दोस्तों एन, कैसे देखो अल्फा कॉमन लूंगा तो 1 बचेगा यहाँ पे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और अल्फा कॉमन आ गया तो 1 बचेगा और डिवाइडेड बाई क्या है एन, उठा के ले आओ, तो इसको इधर लेके आएंगे तो अल्फा 1 माइनस 1 अपॉन एन इक्वल, इसको इधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस आई, सोल्व करो एल्फा एन माइनस 1 अपॉन एन, दोनों का एलसीएम, इधर कुछ भी नहीं है तो 1 मानूंगा, दोनों का एलसीएम आया एन, एन माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस आई, यहाँ से एल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए ये डिवाइडेड में है तो क्रॉस में जाएगा एन 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई एन माइनस 1, फॉर्मूला आ गया आपका एल्फा इक्वल एन 1 माइनस आई अपॉन एन माइनस 1। दोस्तों आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल पॉइंट हो गया है, एक डेफिनेशन और बच रही है, और डेफिनेशन किसकी बच रही है देखिए, उस पर भी आ जाता हूं मैं, एडेमा, या इसी को बोला जाता है सौंफ। दोस्तों क्या है ये एडेमा या सौंफ क्या है,
तो देखिए, जब आप ज्यादा नमकीन भोजन करते हो, नमकीन मसाले युक्त जब आप भोजन करते हो, जब आप मसाले युक्त भोजन करते हो, तो क्या होता है, हमारी जो ऊतक है, टिश्यूज है, उनकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। रेगुलर खाएंगे नमक, कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, तो वहां पे क्या होता है, जल भराव की समस्या हो जाती है। जो जल है वो इकट्ठा होने लग जाते हैं। जल इकट्ठा होने लग जाता है तो वहां पे सूजन आ जाती है। वहां पे क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो उस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, सौंफ या एडेमा कह रहे हैं, सौंफ या एडेमा। देखिए, जो व्यक्ति लगातार अधिक नमकीन या मसालेदार भोजन का सेवन करता है, मसालेदार भोजन का सेवन करता है, तो सांद्रता परिवर्तन के कारण, तो सांद्रता परिवर्तन के कारण उनके तकों में, तक का मीन्स मैं लिख देता हूं टिश्यूज, तकों में जल भराव होने लगता है, जल भराव होने लगता है, से जन उत्पन्न हो जाती है, से सूजन उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को या इस डिजीज को एडेमा कहा जाता है। तो दोस्तों, बातें खत्म, चैप्टर खत्म। चैप्टर के न्यूमेरिकल्स रिमेनिंग है, और न्यूमेरिकल्स के लिए टोटल एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में आपको मिलने वाले हैं। बिल्कुल इजी मेथड से मिलने वाले हैं। एक भी न्यूमेरिकल हमसे बाहर जाने वाला नहीं है, सभी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। तो वेट कीजिए, नेक्स्ट क्लास का अपलोड होगी जल्दी। थैंक यू एवरीवन। और जितना हो सके अपने दोस्तों की मदद कीजिए। कैसे? वीडियो को शेयर करके, वीडियो को क्या करके दोस्तों, शेयर करके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।